नाटक रेडियो में आज पेश है सिंगापुर से डॉक्टर संध्या सिंह की कहानी ऐसा होता है। वाचक अंकित। उस दिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रुकती भी क्यों? आखिर बारिश को भी तो अपना दमखम दिखाना था। वैसे भी इस शहर पर बारिश ज्यादा ही मेहरबान रहती है। धूप की बात तो निराली ही है, पर यहां बारिश भी हमेशा दूसरे मौसमों से आगे ही दिखी है। बस इस मैं बड़ी की लड़ाई में एक चेहरा याद आ जाता है। विवेक हाल ही में भारत से सिंगापुर आया था। इस देश के लिए नए सपने, नई उम्मीदें थीं और काम भी जोश भरा। दफ्तर नया था, पर एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। आज घर की बहुत याद आ रही है। रास्ते में ही मां से बात करूंगा, सोचते हुए उसने अपने घर के नजदीक जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन में भीड़ अधिक थी। ठीक से खड़े होने की गुंजाइश भी जब कम लगने लगी तो मां से फोन पर बात करने का विचार त्यागना पड़ा। उसने सोचा, इतने चेहरों के भाव पढ़ने का मौका मिला है, यह भी क्या कम है। पर यह कैसा देश है जहां MRT मेट्रो में इतने लोग बैठे हैं, लेकिन हर चेहरे को देखकर ऐसा ही लग रहा है जैसे उनके आसपास सब कुछ शून्य है। क्या कोई संवेदना नहीं है इतने सारे लोगों में? क्या मैं बड़ी जल्दी अपनी राय बना रहा हूं? डिब्बे में बैठे या खड़े लोगों की ओर नजर घुमाने पर उसके मन में कई तरह के प्रश्न उठने लगे। अरे एक साथ 5 महिलाएं, वो भी हम उम्र, बैठी हैं, पर बात करना तो दूर, एक दूसरे की ओर नजर भी नहीं घुमा रही। क्या तकनीकी का ही दोष है? जो राग आजकल हम गाते रहते हैं या कुछ और? बीच बीच में घर की याद भी आ रही थी और प्रश्नों का गोला तो घूमे ही जा रहा था। उसके जीवन में यह पहली बार था जब वो इतनी दूर कहीं आया था, और वो भी एकदम अकेले। तभी इन ख्यालों को भंग करती हुई एक घोषणा उसे सुनाई देती है, नेक्स्ट स्टॉप बूनले। हालांकि भीड़ अधिक होने के कारण आवाज स्पष्ट नहीं थी, पर जब कुछ दिनों का अभ्यास हो तो संदेश सुनाई पड़ ही जाते हैं। अच्छा, मेरा गंतव्य तो आ रहा है। वो दफ्तर का थैला समेटते हुए बाहर निकलने के लिए खड़ा हो गया। मेट्रो में भीड़ थी तो बाहर निकलने के दरवाजे के पास भी काफी लोग थे, जिनमें कुछ चीनी बालाएं भी थीं। उसके चंचल मन ने फिर एक प्रश्न उठा दिया। इतनी सुंदर चीनी लड़कियों को देखकर मेरे मन में वो आकर्षण क्यों नहीं उठ रहा जो देश में उठा करता था? क्या मैं उस उम्र से बाहर निकल आया हूं, या इनका आकर्षण मेरी सोच से अलग है? ऐसी बातें मन में चलने लगी। चले भी क्यों नहीं? बाहर बारिश का मौसम और शुक्रवार का दिन। सिंगापुर में शुक्रवार मतलब कहीं मौज मस्ती की शुरुआत, तो कहीं हफ्ते भर के पेंडिंग काम का लेखा जोखा। अगले 2 दिन छुट्टी है तो इस नए आए देश में घूमने का मौका मिलेगा। कुछ नए घर भी देखूंगा, क्योंकि बूनले दफ्तर से बहुत दूर पड़ता है और ये है भी तो टेम्परेरी। और फिर दफ्तर के लोग भी तो कहते हैं कि कहां गरीबों के इलाके में रह रहे हो। गरीब और सिंगापुर विरोधाभास ही तो है। पर पिछले कुछ दिनों में उसे कई ऐसे दृश्य देखने को मिले हैं जो सिंगापुर की चकाचौंध वाली तस्वीर पर कुछ और निशान भी अंकित करते हैं। आज भी चीनी अम्मा दिखेंगी, या बस कुछ दिनों की ही परेशानी थी? अभी विवेक को इस देश में आए दिन ही कितने हुए हैं, पर दफ्तर से लौटते वक्त मेट्रो के पास खुद ब खुद उसकी नजर एक महिला पर टिक जाती है। चीनी युवतियों के चेहरों की चमक और उस औरत में कितना भेद है, यह सोचने लगता है। कहां तो एकदम मक्खन जैसी त्वचा, बालों की चमक, पहनावे और मेकअप पर किए जाने वाले खर्च अपने व्यक्तित्व के प्रति सचेत मानसिकता को उजागर करते हैं, और वहीं समाज का दूसरा आईना बिल्कुल अलग और विपरीत है। पिलपिला सा चेहरा, जैसे दांतों ने साथ ही छोड़ दिया हो, एक आध को छोड़कर। चेहरे पर पड़ी मोटी मोटी झुर्रियां सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ताक पर रख देने की सलाह देती है, क्योंकि जहां तक उसकी समझ है, चीनी जापानी लोग तो अपनी त्वचा का बहुत ध्यान रखते हैं। आखिर चीनी अम्मा ऐसी क्यों हैं? क्या धन ही हर सुख का पर्याय है? हाँ, शायद यही है, चाहे कोई माने या ना माने। उम्र लगभग 80 तो होगी ही, या कम भी हो तो जीवन की जद्दोजहद ने उसे बढ़ा दिया है।
उस चीनी अम्मा का रूप रंग सब कुछ जैसे उसके सामने तैर रहा हो। घुटनों तक निक्कर और गोल गले वाली टी शर्ट नुमा ऊपरी वस्त्र, चप्पल के नाम पर काले रंग की पुरानी अजीब सी सैंडल जो पैरों की खूबसूरती को भी बदसूरत कर दे। चीनी अम्मा के पैरों की खुरदुराहट को और भी पीड़ादायक बना रही होगी वह चप्पल। बाल अगर साफ धुले हुए और ठीक से कंघी किए हुए होते तो आधुनिक लहजे में सॉल्ट एंड पेपर की संज्ञा संभवत दी जा सकती थी। पर इस वक्त तो यही लगता है कि यहां भी पानी साबुन की इतनी कमी है। भौहों तक उलझे बालों के बीच छोटी छोटी आंखों वाली चीनी अम्मा हमेशा कुछ ढूंढती ही नजर आई हैं। आज उसका मन हो रहा है कि स्टेशन से बाहर निकलते ही पूछ ले, आप इस उम्र में भी इतना काम और ऐसा काम क्यों कर रही हैं? इस उम्र में भी पेट भरने के लिए ये काम करना पड़ रहा हो तो यह विडंबना ही है। जितना उसने देखा है उसके हिसाब से वे कूड़े में से एल्यूमिनियम के कैन और रिसाइकल होने वाली चीजें ढूंढने का काम करती हैं। हाँ, यही तो मैंने देखा है पिछले 10-12 दिनों में, जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि यहां भी ऐसा होता है। बुढ़ापा हर समाज में श्राप बनता जा रहा है। भविष्य को तो बड़े लाड प्यार से हर समाज पाल रहा है, पर अतीत इतना बड़ा बोझ। उनके हाथ में हमेशा एक औजार या कहें हथियार होता है। हाँ, वह उनका हथियार ही तो है। जैसे जानवर अपनी रक्षा के लिए अपने पंजों और दांतों का इस्तेमाल करते हैं, सिपाही बंदूक का और अधिकारी या अध्यापक अपने काम के लिए कलम का, वैसे ही वे चिमटे जैसा कुछ लिए रहती हैं। ये चिमटे जैसा औजार कूड़ेदान में से टिन वगैरह निकालने में उनकी मदद करता है। कभी हामिद ने दादी के हाथ को जलने से बचाने के लिए चिमटा खरीदा था, और आज भी किसी दादी के हाथ गंदे ना हो इसीलिए खुद ही चिमटा पकड़ लिया गया है। दिन भर वे क्या करती हैं ये तो अब तक पता नहीं, पर अब तक रोज देर शाम को लौटते वक्त उन्हें यहीं स्टेशन के पास फूड कोर्ट के बाहर वाले कूड़ेदान के पास मंडराते देखा है। उनकी नजर हर उस इंसान पर रहती है जो चलते चलते टिन, कैन या ऐसी कोई चीज फेंके। बड़ी फुर्ती से वे ऐसे निकाल लेती हैं जैसे कभी कभी लगता है क्या टिन कूड़ेदान की सतह तक पहुंचा भी होगा। निकालते ही उस टिन को उलट पलट कर खाली करती हैं और फिर उसे जमीन पर रखकर ठोक पीट कर चपटा बना देती हैं और झट अपने थैले में रख लेती हैं। शायद बाजार में बेचकर पैसों से अपना जीवन चलाती हों। तभी उसे मां से बात करने का ख्याल फिर से आया और तुरंत फोन निकाल नंबर मिला दिया। ट्रिंग ट्रिंग की घंटी तो अब बजती नहीं और फोन उठाने वाले का भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। सोशल मीडिया ने जो भी अच्छा बुरा किया हो, पर फोन की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ा दी है। हाँ विवेक, कैसा है? घर आ गया? खाना खाया कि नहीं? मां के एक ही सांस में इतने सारे सवाल उनके प्रति और सम्मान बढ़ा देते हैं। मां ही तो हैं जिनको हर बात की चिंता होती है। कभी कभी लगता है कि एक यही रिश्ता है जो स्वार्थ से परे है, पर वो चीनी अम्मा भी तो किसी की मां ही होंगी, है ना? फिर उनके हालात ऐसे क्यों हैं? हाँ मां, मैं ठीक हूं। आप कैसी हैं और बाबूजी कैसे हैं? आज आपकी बहुत याद आ रही है। यहां सब ठीक है, हमें तो रोज हर वक्त तुम्हारी याद आती रहती है। आज कुछ खास है क्या? मां को कैसे बताऊं ये सब? वो क्या सोचेंगी? क्योंकि विदेश के बारे में तो उनके मन में एक अलग ही छवि है। वही बरकरार रहे तो अच्छा। जैसे आपको मेरी याद हमेशा आती है, वैसे ही मुझे भी, बस कभी कभी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। 10-12 मिनट के बाद फोन रखा तो लगा गला कुछ सूखा सूखा है, क्यों ना कुछ खरीद कर पी लिया जाए और चीनी अम्मा को भी ढूंढा जाए। यहां की ठंडी हनी लेमन टी बहुत फेमस है, तो वही लेकर पीने लगा और आंखें पुनः चीनी अम्मा को ढूंढने लगी। यही तो होती हैं, कहां चली गई? बारिश भी तो पूरी तरह से थमी नहीं है। आज कहीं घर तो नहीं चली गई? बारिश में कैसे जाएंगी भला? तो आज शायद आई ही ना हो, क्योंकि छाता संभालने भर की जगह उनके हाथों में तो बची ही नहीं रहती। अपने यहां की तरह कहीं ये अम्मा भी फुटपाथ पर तो नहीं सोती?
नहीं नहीं, यहाँ फुटपाथ पर सोता आज तक मुझे तो कोई नहीं दिखा। यहाँ तो सभी के घर रहते होंगे। खैर, अब घर चला जाए और कुछ बनाकर खाया जाए। यह सोचते हुए आगे बढ़ा और ड्रिंक का कैन फेंकने ही वाला था कि लगा किसी ने हाथ से ही ले लिया हो। अचानक सामने चीनी अम्मा खड़ी नजर आई। कैन लेते ही दूसरी ओर मुड़ गईं, साफ करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी और उनकी नजरें शायद दूसरों को ढूंढ रही थीं। मन हुआ उन्हें रोक ले और आज अपने मन के सारे सवालों के जवाब पूछ ले। उनसे कुछ पूछूं, पर किस भाषा में? मुझे चीनी भाषा का क ख ग भी नहीं आता और क्या पता उनको अंग्रेजी आती हो या नहीं। और पूछूंगा भी क्या? आप ये काम क्यों करती हैं? या क्या आपके बेटे बेटी आपका ख्याल नहीं रखते? भला मैं कौन होता हूं? क्या हम इस बात से तसल्ली न कर लें कि वे मेहनत कर रही हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैला रही? चाहे जैसा भी काम हो, कम से कम खुद का पेट तो पाल पा रही है। हर जगह ऐसा होता है और समाज की इस सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता। वह विचारों से बाहर निकला और आसपास देखा तो चीनी अम्मा किसी और के पास थोड़ी दूर कैन खाली होने का इंतजार कर रही थी।